हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका टॉप टर्म है एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संपत्ति। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कहेंगे वह इकोनॉमिक रिसोर्स जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करके दे, फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके दे, उसे हम क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे। दूसरे लाइन में कह सकते हो कि एसेट्स का मतलब वह इकोनॉमिक रिसोर्स जिसको हम मुद्रा में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारा एसेट्स हो गया। और एक और लाइन कह सकते हो वह प्रॉपर्टी, वह सामान जो बिजनेस का होता है और बिजनेस के द्वारा कंट्रोल होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में आपका कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपके क्या हो गए? एसेट्स हो गए। तो एसेट्स बच्चों सिंपली एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके देता है, फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एसेट्स वह प्रॉपर्टी होता है, वह सामान होता है जो बिजनेस के द्वारा कंट्रोल्ड हो, बिजनेस का होता है, और जिसे हम मुद्रा में, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों हो गया ये आपका। नेक्स्ट, एसेट्स बच्चों दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फिक्स एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स। तो एसेट्स दो टाइप का, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिक्स एसेट्स क्या होता है। तो बच्चों मान लो जैसे मैं कोचिंग सेंटर चला रहा नहीं, चलाता हूँ कोचिंग सेंटर। तो मान लो मैं एक कोचिंग के लिए हमने एक एसी खरीदा। तो बताओ एसी क्यों खरीदा बच्चों? बेचने के लिए कि यूज करने के लिए? हम तो बेचेंगे नहीं, हम तो इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया फिक्स एसेट्स। मतलब कि वह एसेट जिसको हम बिजनेस में लंबे समय तक रखते हैं यूज करने के इंटेंशन से, ना कि सेल करने के इंटेंशन से, वो हमारा क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो फिक्स एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज भी कह सकते हो, जो हमें लंबे समय तक हमें रेवेन्यू जनरेट करके देते रहता है, बेनिफिट देते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं जैसे मशीनरी। तो हम मशीनरी बिजनेस में रखे हैं क्या करने के लिए? बेचने के लिए नहीं रखे हैं बच्चों, इसको हम रखे हैं गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो जिसको हम बिजनेस में रखते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, बेनिफिट के लिए, यूज करने के इंटेंशन से फॉर लॉन्ग पीरियड, ना कि उसको बेचने के इंटेंशन से, वो हमारा फिक्स एसेट्स कहलाएगा। और फिक्स एसेट्स होता है बच्चों वो ओवर टाइम डिप्रिशिएट होते जाता है, क्योंकि यूज करते जाओगे तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा। डिप्रिशिएशन बच्चों सेपरेट चैप्टर है, आप लोग पढ़ोगे इसको अच्छे से। बस यहाँ पे याद रखना है कि फिक्स एसेट्स क्या होता है? ओवर टाइम या ओवर द पीरियड डिप्रिशिएट होते रहता है। क्यों होते रहता है? उसको यूज करोगे तो वियर टियर होगा, गिरेगा, टूटेगा, फूटेगा, घिसेगा। तो ये है बच्चों फिक्स एसेट्स। एग्जाम्पल में लिख सकते हो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। इसको आप लोग एक लाइन में लिख सकते हो पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये आपका क्या हो गया? फिक्स एसेट्स हो गया। नेक्स्ट बच्चों करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब पहले समझो ये हमारा 1 ईयर है, और एक ले लो ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मान लो जैसे एक कंपनी का है 1.5 ईयर। ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? सपोज करो एक कंपनी है, वो क्या करती है? हवाई जहाज़ बनाती है। क्या बनाती है? प्लेन बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है। तो उसने क्या किया है? एक हवाई जहाज़ बनाया, मान लो एयरक्राफ्ट बनाया, और ये क्या करती है? यह जहाज़ बनाकर इसको बेचती है। तो जहाज़ बनाने में बच्चों इसको लगता है 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल, यानी कि 18 महीना। 1.5 ईयर कर लो या 18 मंथ्स कर लो, ये 18 साल लगता है बच्चों इसको हवाई जहाज़ बनाकर बेचने में। तो ये बच्चों इसका, इस कंपनी का ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। तो बच्चों ये आपका क्या है? एयरक्राफ्ट करेंट एसेट्स है, क्योंकि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ये हमें किस में रियलाइज हो गया? कैश में रियलाइज हो गया। तो करेंट एसेट्स का मतलब होता है वह रिसोर्सेज, वह एसेट जो विद इन 1 ईयर और बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें वो कैश में रियलाइज हो। ऐसा नहीं कि हमेशा 1 ईयर के अंदर ही कैश में रियलाइज हो तो करेंट एसेट्स होगा। ऑपरेटिंग, अगर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 1 ईयर से अधिक है तो इसमें भी अगर इस विद इन द पीरियड, यानी कि विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल भी अगर वो कैश में रियलाइज हो जा रहा है तब भी वो करेंट एसेट्स कहलाएगा। उसको फिक्स एसेट्स मत मान लीजिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 साल से अधिक का टाइम हो गया तो फिक्स एसेट्स मान लेते हैं। तो करेंट एसेट्स का मतलब वह एसेट्स
जिसको हम कैश में रियलाइज कर लेते हैं या सोल्ड कर देते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल दोनों में जो बड़ा हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सारा काम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, करेंट एसेट्स हो गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है ये 1 ईयर से अधिक ही हो। मान लो किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 10 मंथ का है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है 10 मंथ का है, तो इस 10 मंथ के अंदर में भी अगर वो कैश में रियलाइज हो जा रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स। ठीक है, तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए बच्चों इस एसेट्स को हम यूज करते हैं, या बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड होता है बच्चों। करेंट एसेट्स आर इसेंशियल फॉर मैनेजिंग द कंपनीज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब पैसा, एंड फंडिंग इट्स ऑन गोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो एसेट्स दो टाइप का बच्चों, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। एग्जाम्पल में लिख सकते हो करेंट एसेट्स में स्टॉक लिख दो, डेटर लिख दो, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब बच्चों आपका क्या है, करेंट एसेट्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब बच्चों हम लोग सीखेंगे फिक्स एसेट्स कितने टाइप का होता है। तो फिक्स एसेट्स बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स और एक होता है बच्चों टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब सिंपल है, वह एसेट जो फिजिकल हो। ठीक है, फिजिकल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे बिल्डिंग का बच्चों फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, हम लोग बिल्डिंग को देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, तो ऐसे एसेट्स को हम लोग टेंजिबल फिक्स एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल में ले लो, जितना भी आपका फिक्स एसेट्स में हो जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, लैंड, ये सारे का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब इसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो ये आपका हो गया टेंजिबल फिक्स एसेट्स। सारा टेंजिबल फिक्स एसेट डिप्रेशिएट होता है, मतलब कि धीरे धीरे यूज करोगे तो ओवर द टाइम उसका वैल्यू कम होता जाएगा। लैंड को छोड़कर बच्चों, लैंड का कभी भी डिप्रेशिएशन नहीं होता, लैंड बेसिकली क्या होता है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है। तो ये था बच्चों आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स दो टाइप का, एक हो गया टेंजिबल, एक हो गया इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल बच्चों क्या है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब होता है वह एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लैक ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिस एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, मतलब कि जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। जैसे कि आप ले लो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर के लिए आप लाइसेंस ले रहे हो, तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले रहे हो तो उसको तो हम यूज़ करेंगे, वो तो हमको बेनिफिट दे रहा है, लेकिन बच्चों लाइसेंस दिखाई नहीं देता है बच्चों। ठीक है, हम सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं, हमको पता है कि लाइसेंस मिला हुआ है, हम उसको फील कर सकते हैं सिर्फ। तो वह एसेट्स, वह फिक्स एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, मतलब कि जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। एग्जाम्पल में लिख सकते हो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, पेटेंट। नेक्स्ट, अब बच्चों लिक्विड एसेट्स क्या होता है। तो बच्चों लिक्विड एसेट्स यूज होगा आगे, आप लोग ध्यान रखोगे। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है सारा करेंट एसेट्स आपका लिक्विड एसेट्स कहलाएगा, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर क्या कह सकते हो कि वह ऐसे जिसको हम फटाक से क्विकली कैश में कन्वर्ट कर लें, जो एकदम कैश के नियर हो, वह एसेट आपका क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट्स कहलाएगा। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब वह एसेट्स दैट कैन बी क्विकली एंड ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब कि हम क्या करते हैं बिना उसका वैल्यू, जैसे मान लो, जैसे ले लो आप बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक का मतलब क्या हो गया कि ये तो आपका कैश ही है, मतलब कि बैंक में पैसा है, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको कैश में निकाल सकते हो बिना वैल्यू आप लूज किए हुए। तो जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर ले, वो आपका क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट्स कहलाएगा। तो कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये बिल रिसीवेबल मतलब जो बिल होता है, ये सब कैश के नियर होता है बच्चों। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट, मतलब जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, ये आप याद रखोगे तो आसान हो जाएगा कि सारा करेंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स होगा, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब बच्चों ऑब्लिगेशन, परजेंट ऑब्लिगेशन।
लायबिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया, परजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब कि आपको पता है कि आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर क्या है, कर्जा है, आपको क्या करना है, चुकाना है, कितना चुकाना है सब पता है आपको। तो लायबिलिटी मीन्स परजेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि लायबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। और डेट्स, डेट्स मतलब होता है कर्ज, जो बिजनेस के ऊपर होता है या किसी पर्सन के ऊपर होता है, जो आपको किसी को देने हैं, चुकाने हैं। जैसे कि मान लो बैंक लोन, तो बैंक लोन लेंगे तो क्या होगा, चुकाना होगा ना बच्चों। दूसरे लाइन में कह सकते हो लायबिलिटीज मीन्स विच, लायबिलिटी मीन्स दोज अमाउंट्स विच आर पेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स और गुड्स और सर्विसेज। यानी लायबिलिटीज़ का मतलब हो गया वह अमाउंट जो पेबल हो, देने हो, चुकाने हो, ऑब्लिगेशन हो, आपका क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज़ कहलाएगा। हिंदी में इसको दायित्व कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट, लायबिलिटीज़ दो टाइप का, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और एक होता है आपका करेंट लायबिलिटीज़। एक आपका क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटीज़। तो साइड बाय साइड करते हैं। पहले हम लोग करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल ले लो, बैंक से हम लोन लिए 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख का हमने बैंक से लोन लिया। अब बच्चों इसको हम, इसका चुकाने का जो टर्म है आपका 5 साल, यानी कि 5 साल में इसको चुका देना है। तो इसका जो रिपेमेंट टाइम है वो 1 साल से अधिक का हो गया, वो लायबिलिटी क्या कहलाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं बच्चों। तो ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू इन मोर देन 1 ईयर, मतलब जो 1 साल से अधिक का बकाया हो, जिसका रिपेमेंट का टाइम 1 साल से अधिक का हो। एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, मॉर्गेज ले सकते हो। नेक्स्ट है करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब जो विद इन शॉर्ट पीरियड या विद इन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में वो चुका दिया जाए, वो आपका क्या होगा, दोनों में जो बड़ा हो। ये तो पता है, करेंट एसेट्स में पता है बच्चों कि हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल होगा। जैसे कि हवाई जहाज़ बना रहा है, तो हवाई जहाज़ बनाने में उसको 1.5 साल लगते हैं, तो 1.5 साल उसका ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। तो 1.5 साल में वो क्या करेगा, उसको बेच कर कैश में रियलाइज होगा। ये तो हम बता चुके हैं करेंट एसेट्स में। तो करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब परजेंट ऑब्लिगेशन जो विद इन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल में जो बड़ा हो उसमें चुका देना होता है। जैसे कि आपका ले लो अकाउंट पेबल, तो यहाँ पे अकाउंट पेबल हम लोग इंडिया में है, तो ले लो क्रेडिटर, बिल पेबल, आपका ले लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब आपका क्या है, करेंट लायबिलिटीज़ है। जो भी आपको पे करना है, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब क्या है, करेंट लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटीज बच्चों दो टाइप का, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल। कैपिटल तो सभी जानते होंगे, कैपिटल मतलब पूंजी, मतलब कि बिजनेस में जो मालिक होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, वो क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट में क्या करेगा, जो भी रिसोर्सेज लगाता है, चाहे वो कैश हो या कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स हो, उसका क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल का सीधा मतलब मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पैसा में हो या संपत्ति में हो, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एसेट दैट आर अवेलेबल टू फंड ऑपरेशन। क्या कह सकते हो कि बिजनेस में वह फंड जो बिजनेस में अवेलेबल होता है ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस के लिए, वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल। बिना कैपिटल का तुम बिजनेस नहीं चला सकते हो। तो कैपिटल जो है बिजनेस का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है बच्चों। और कैपिटल जिस बिज़नेस में अधिक है वो बिज़नेस अच्छा है, वो बिज़नेस ग्रो कर रही है। जिस बिज़नेस में कैपिटल कम है वो बिज़नेस क्या करता है, उसका ग्रो कम है, उसका प्रॉफिट कम है। तो कैपिटल डिसाइड करता है बच्चों कि बिज़नेस क्या कैसा है, किस तरह का ग्रो कर रहा है। तो अगर किसी बिज़नेस का ग्रो देखना हो, किसी बिज़नेस का देखना है, रेपुटेशन देखना हो, तो उसको उसका क्या देख सकते हैं, कैपिटल देख सकते हैं। कैपिटल इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए। विदाउट कैपिटल आप क्या कर सकते हो, आप बिज़नेस नहीं चला सकते हो। क्योंकि देखो प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर लॉस होगा तो इस लॉस को कवर किससे किया जाता है, कैपिटल से ही किया जाता है बच्चों। आप लोग पढ़ोगे आगे बैलेंस शीट में या फाइनल अकाउंट पढ़े हो, फाइनल अकाउंट में बच्चों कैपिटल में हम लोग क्या करते थे, नेट लॉस माइनस करते थे और नेट प्रॉफिट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बच्चों नेट लॉस देखो कैपिटल में माइनस होता है ना, कैपिटल से ही नेट लॉस को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं बच्चों जनरल बिजनेस में। तो कैपिटल हो गया। अब आगे देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल बच्चों दो टाइप का होता है, फिक्स कैपिटल और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिख देते हैं कैपिटल दो टाइप का, एक हो गया फिक्स कैपिटल और एक हो गया आपका वर्किंग कैपिटल।
फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? तो अगर मालिक मतलब प्रोप्राइटर, जो बिजनेस का मालिक होता है, अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में फिक्स एसेट्स में पैसा लगाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाता है, जैसे कि मशीन खरीदा, तो मशीन क्यों खरीदा भाई? इससे गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, तो मशीन क्या हो गया? फिक्स एसेट्स हो गया। तो अगर बिजनेस का मालिक फिक्स एसेट्स में पैसा लगाता है तो कौन सा कैपिटल कहलाएगा? फिक्स कैपिटल। तो बिजनेस में जो भी फिक्स एसेट्स खरीदे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिक्स कैपिटल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, इतना आप पढ़ लोगे, इसको रीड कर लोगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों? तो देखो, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डे टू डे खर्च करने पड़ते हैं, तो रूटीन एक्सपेंस करने पड़ते हैं, उसके लिए भी फंड चाहिए। बिजनेस में डे टू डे या रूटीन एक्सपेंस के लिए फंड चाहिए, तो ये जो आपका फंड अवेलेबल करवाता है कौन सा कैपिटल होगा? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब वह कैपिटल जिसको हम यूज़ करते हैं बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में या रूटीन एक्सपेंसेस में। और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला आप निकाल सकते हो, आगे यूज होगा बच्चों, इसलिए फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। और कैपिटल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? कैपिटल का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो कैपिटल हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल भी हो गया। वर्किंग कैपिटल मतलब वह कैपिटल जिसको बिजनेस के ऑपरेशन में डे टू डे ऑपरेशन में यूज किया जाता है, वैसे कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब सीधा सीधी समझो खर्च या कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो या बिजनेस में ऑपरेशन आप कर सको, जैसे प्रोडक्शन करना हो, प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो बच्चों खर्च करना पड़ेगा। फिर आपको मजदूर रखने होंगे, लेबर रखने होंगे, तो लेबर चार्ज देने पड़ेंगे, वेजेस देने पड़ेंगे, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस का मतलब वह कॉस्ट जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या बिजनेस के ऑपरेशन के लिए किए जाते हो। बिजनेस के ऑपरेशन में किया जाने वाला जो भी कॉस्ट लग रहा है वो आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सीधा सीधी समझो, एक्सपेंस का मतलब वह कॉस्ट जिसमें पैसे का आउटफ्लो है, यानी कि मनी का आउटफ्लो हो रहा है बच्चों। जैसे मटेरियल खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, तो पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, तो एक्सपेंस मीन्स आउटफ्लो ऑफ मनी। ठीक है, और ये खर्चा बहुत ज़रूरी है। अगर खर्च नहीं करोगे तो बिजनेस का ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे मेंटेन करोगे, उसके लिए खर्चा होना ज़रूरी है। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं बच्चों? तो इनकम स्टेटमेंट में दिखा देते हैं। एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में दिखा देते हैं। और बच्चों, प्रॉफिट निकालने में हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को रेवेन्यू में से माइनस करके हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो सकता है आपका, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये था बच्चों एक्सपेंस। सीधा सीधा समझो, खर्च या कॉस्ट जो बिजनेस में किए जाते हैं। अगर खर्च करोगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, खर्च करोगे तभी बिजनेस ऑपरेशन आप कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। बहुत सारा एक्टिविटी जो बिजनेस में होता है उसको करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे, वही आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस मीन्स कॉस्ट। नेक्स्ट, एक्सपेंस कितने टाइप का होता है? तो एक्सपेंस बहुत टाइप का है बच्चों। यहाँ पे हमने बताया 5 टाइप का एक्सपेंस है। पहला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या बिजनेस के ऑपरेशन में जो खर्च होता है, यानी कि डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन में जो खर्च कर रहे हो आपका क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे रेंट तो देना पड़ेगा, वेजेज मतलब मजदूरी होता है बच्चों, सैलरी, यूटिलिटी में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे आ जाएंगे। सप्लाई जैसे मटेरियल हो गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, मार्केटिंग का, ये सारा क्या है? बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेंस हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद रखोगे, आगे यूज होगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं जो बिजनेस जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में या गुड्स परचेज में इन्वॉल्व हो, एसोसिएट हो, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कहलाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आ जाता है बच्चों? तो आपका परचेज का खर्चा आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका क्या आता है? जैसे कि आप मटेरियल खरीद रहे हो तो उसका खर्चा, मजदूरी दे रहे हो तो उसका खर्चा, सामान उमान इधर से उधर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो धुलाई करने का जो भाड़ा लगता है इसको कैरेज करते हैं। ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में
डायरेक्ट खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, सारे खर्चे आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो बच्चों हम क्या करते हैं ना कि हर मंथ हम रेंट देते हैं और सैलरी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देते हैं, तो ये तो बच्चों हर महीने हमको देना है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि अगर इसको हम नहीं खर्च करेंगे तो हम कोचिंग सेंटर नहीं चला पाएंगे। तो ये हो गया ऑपरेशन का खर्चा यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता है, जैसे कि हमने लोन ले रखा है, अब उस लोन में हमको क्या देना पड़ रहा है, लोन लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये आपका क्या कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसी तरह कोई एसेट्स को हम बेचने पे लॉस हुआ, तो हम बिजनेस कर रहे हैं, एसेट्स बेचने का तो बिजनेस नहीं कर रहे बच्चों की, एसेट्स बेचना हमारा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। तो एसेट्स को बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया बच्चों। तो थर्ड एक्सपेंस हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फोर्थ है डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। डिप्रिसिएशन का मतलब बच्चों अगर फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में दो बताया था ना बच्चों, टेंजेबल और इनटेंजेबल। तो ये टेंजेबल फिक्स एसेट्स, तो टेंजेबल फिक्स एसेट्स को हम रेगुलर यूज करते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, उसे ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। एमोटाइजेशन बच्चों यूज होता है, सेम आपका लिख दोगे इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए, यानी कि इनटेंजेबल फिक्स एसेट जैसे पेटेंट पूरा जीवन के लिए थोड़ी ना होता है, उसका एक पीरियड होता है। तो पेटेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या होता है वो धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। यानी कि सेम डिफिनीशन है कि अगर टेंजेबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, और इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स का भी वैल्यू कम होते जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका क्या कहलाएगा अमोर्टाइजेशन। तो दोनों सेम चीज़ है, दोनों का सेम मतलब है, बस डिप्रिसिएशन का यूज करते हैं टेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए और एमोर्टाइजेशन का यूज करते हैं इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए। तो पढ़ लेते हैं बच्चों, द ग्रेजुअल एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजेबल और इनटेंजेबल। ग्रेजुअल एलोकेशन क्या हो गया बच्चों, जैसे मान लो फर्नीचर है 10,000 का, अब मान लो 5 साल इसका आपका लाइफ टाइम माना है, तो 5 साल ये चलेगा, तो हर साल ये कितना कम होते जाएगा, मान के चलो 2000, सेकेंड ईयर भी 2000, मान के चलो बच्चों, थर्ड ईयर भी 2000, फोर्थ ईयर भी, तो हर साल क्या हो रहा है 2-2 हज़ार रुपये वो डिप्रिशिएट होते जा रहा है। इसी को कहते हैं ग्रेजुअल एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स। एग्जाम्पल में वही हो जाएगा डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट है टैक्सेज बच्चों। टैक्स तो बच्चा आपको देना ही है, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज, मैंडेटरी फाइनेंशियल एक्सपेंस जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है, बिजनेस के इनकम पे लगाया जाता है बच्चों। तो टैक्स भी जैसे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो टैक्स भी आपका एक्सपेंस है, कंपलसरी एक्सपेंस है, अगर आप पे लगाया गया टैक्स तो आपको टैक्स देना है, मैंडेटरी है बच्चों। कौन कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है बच्चों रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सीधा सीधी समझो कि एक बिजनेस एक्टिविटी से जो भी अर्निंग होता है, जैसे देखो हम एक दुकान चला रहे हैं या हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चों से फ़ी लेते हैं, तो फ़ी क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया मेरा। अगर हम दुकानदार हैं, हम सामान बेचते हैं, मान लो स्टेशनरी का दुकान है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बेचते हैं सेल करते हैं, सेल क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, तो उसके लिए क्या हो गया, रेंट हो गया, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मतलब बिजनेस एक्टिविटी से जो भी अर्निंग आता है। दूसरा लाइन में कह सकते हो कि जो रेगुलर वे में हो, रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर वे में हो, रेगुलर रिसिप्ट जो आपका होता है, जैसे कि कोचिंग चला रहे तो मेरा रेगुलर रिसिप्ट से क्या फ़ी, तो रेवेन्यू हो गया बच्चों। तो कर लेते हैं बच्चों, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स फ्रॉम इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, गुड्स को बेचकर जैसे हम फ़ी ले रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम सर्विस बेच रहे हैं बच्चों। रेंट ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सर्विस दे रहा है, सर्विस सेल कर रहा है। तो गुड्स या सर्विसेज बेचकर जो भी अर्निंग होती है वो आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू का मतलब सीधा सीधी समझो सेल, और बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपका रेवेन्यू एक की इंडिकेटर के रूप में काम करता है। यानी कि अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया। सेल ही पे तो सारा बिजनेस है बच्चों,
रेवेन्यू मतलब सेल समझो। रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, तो प्राइस पर यूनिट, जैसे मान लो हम 1000 प्रोडक्ट बेच रहे हैं और पर प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपया, तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000 हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। इनकम अलग चीज़ होता है बच्चों। ये 10,000 रुपया हमारा जो रेवेन्यू आया, मान लो सपोज करो फ़ी आया, तो ये हमारा इनकम या प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है। ये हमने रेगुलर वे में रिसीट किया। अब इसमें से हम खर्च घटाएंगे, जो भी हमारा खर्च होगा, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा इनकम हो जाएगा बच्चों। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू और इनकम को सेम समझते हैं, ये गलती आप मत कीजिएगा। नेक्स्ट इनकम, तो इनकम का मतलब बच्चों रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला लिख दिया हमने, सिंपल है वही है। सारा खर्च घटाने, रेवेन्यू में से सारा खर्च घटा दो, जो बचा आपका इनकम, जो सरप्लस हुआ आपका इनकम। नेक्स्ट डेटर। डेटर अभी आप लोग क्लास 11 के बच्चे हो तो बेसिक जानकारी रखोगे। डेटर का मतलब होता है जिसको उधार दिए, एकदम सिंपल लिख दे रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो, जिसको उधार दिए हो। एक और इसका हिंदी लिख सकते हो डेटर। डेटर मतलब देनदार, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं बच्चों, डेटर, याद रखोगे। तो कहने का मतलब जिसको हम उधार दिए हैं, जैसे कि मान लो सोल्ड गुड्स टू राम Rs 5,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि राम को बच्चों हमने बेचा। तो राम को बेचा बच्चों, तो ये किस पर बेचा, उधार पे बेचा, तो एक तरह से उधार ही दिया ना बच्चों। कि क्या राम क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा बच्चों। राम क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। तो हम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी को, जिस इंडिविजुअल को, जिस कस्टमर को, बिजनेस एंटिटी को हमने उधार दे रखा है, तो वो सामने वाला क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर इसका हिंदी लिख लो समझने के लिए, लेनदार, जो पैसा लेने वाला हो, यानी कि जिससे हम उधार लिए हैं, जिससे हम उधार लिए हैं बच्चों। ठीक है, अभी फ़िलहाल समझो, आगे फिर समझोगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अभी फ़िलहाल याद रखो क्रेडिटर मतलब जिससे हम उधार लिए हैं। जैसे कि मान लो हमने गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम Rs 5,000 ऑन क्रेडिट। तो बच्चों राम से हमने सामान उधार पे खरीदा, तो राम से हमने उधार लिया ना, राम क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हो क्रेडिटर एक एंटिटी या पर्सन हो सकता है जो आपको उधारी पे क्या करता है, आपको या शॉर्ट पीरियड के लिए आपको गुड्स प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। आप बदले में क्या करना है, वो फ्यूचर में, यानी कि आने वाले 2-3 महीना में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो एक तरह से समझो कि शॉर्ट पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, या शॉर्ट पीरियड के लिए हम क्या कर रहे हैं, उधार पे सप्लाई ले रहे हैं, उधार पे सर्विस ले रहे हैं। तो पार्टी जो हमको उधार दिया क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। एक होता है बच्चों, जैसे बैंक से हमने उधार लिया, मान लो 10 लाख का। ठीक है, बैंक से हमने उधार लिया 10 लाख का, लेकिन इसका पीरियड है कि 5 ईयर्स में आपको चुकाना है। तो ये बच्चों बैंक से जो उधार लिया ये क्रेडिटर नहीं होगा बच्चों, या इसको हम क्या कहेंगे, बैंक लोन, या आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा बच्चों। अब क्रेडिटर क्या होता है, करेंट लायबिलिटी, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जब हम उधार लेते हैं तब वो क्रेडिटर हो गया। शॉर्ट पीरियड मतलब कि आप उसका सेटलमेंट विदिन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल में जो बड़ा हो उस पीरियड में आप कर देते हो, वो आपका करेंट लायबिलिटीज होता है। तो क्रेडिटर बच्चों शॉर्ट पीरियड के लिए हम जिससे उधार लिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं। सिंपल सा समझो, अभी हम लोग अकाउंट के स्टूडेंट हैं, जिस चीज़ में हम डील करते हैं वो गुड्स कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ भी लिख सकते हो गुड्स का मतलब फिजिकल आइटम या वह प्रोडक्ट जिसको बिजनेस यूज करती है खरीदने, बेचने, मैन्युफैक्चर करने में। जैसे कि मान लो कपड़ा का व्यापारी है, तो कपड़ा क्या करता है, 100 रुपये का खरीद के लाता है और 200 में बेच रहा है, तो कपड़ा क्या हो गया, गुड्स हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मटेरियल खरीद के लाते हैं फिर बनाकर उसको बेचते हैं, तो क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो गुड्स बेसिकली बच्चों क्या टेंजिबल है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो कपड़ा के व्यापारी के लिए कपड़ा गुड्स हो गया, कार के व्यापारी के लिए कार गुड्स हो गया बच्चों। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी कर सकते हो। सीधा सीधे इसका मतलब क्या है कि अगर हम बिजनेस चला रहे हैं
तो मेरे पास जितने भी सामान है सब थोड़ी ना एक बार में बिक जाएगा, सब में टाइम लगता है बेचने में। तो जो बचा हुआ जो नहीं बिका है, जिससे हमको रेवेन्यू नहीं हुआ, आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। तो स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, जिसको बिजनेस रखी है कि उसको रीसेल करेगा या प्रोडक्शन में यूज़ करेगा। मतलब कि अभी वो रखा हुआ है, बिजनेस उसको अपने पास रखा हुआ है, कस्टमर आएंगे तो बेचेगा या प्रोडक्शन में लगाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। तो स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है और फिनिश गुड्स हो सकता है बच्चों। ये कंपनी के पास होता है। तो कंपनी के पास यानी कि जो कंपनी के पास स्टॉक है या गुड्स है, वो आपका क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज एंड परचेज रिटर्न। सिंपल सा है, परचेज मतलब खरीदना बच्चों, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो क्रय। तो परचेज मतलब गुड्स को एक्वायर करते हैं या सर्विस को एक्वायर करते हैं, तो हमारा परचेज कहलाएगा। और क्यों एक्वायर करते हैं? तो बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या कितने लोग क्या करते हैं, सामान खरीद कर प्रॉफिट ऐड करके उसको बेच देते हैं। तो बच्चों परचेज मतलब सीधा सीधी खरीदना। और परचेज दो तरह से खरीद सकते हो, पैसा दे के खरीदे तो कैश परचेज, पैसा दे के खरीदे तो कैश परचेज, और उधार खरीदे तो बच्चों क्रेडिट परचेज। ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होता है बच्चों कि हम जो गुड्स परचेज किए, अब उस गुड्स में से कुछ भी रीजन, जैसे कि सामान में डिफेक्ट आ गया है, या हमने गलत सामान हमारे पास आ गया, या हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है, एक्स्ट्रा सामान दिख रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस खरीदा हुआ सामान हम वापस लौटा देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं बच्चों? रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सेल एंड सेल्स रिटर्न। सेल मतलब समझते हो बच्चों बिक रहा है, और सेल्स रिटर्न मतलब बिका हुआ सामान वापस। तो सेल का मतलब क्या होता है कि जब हम बेचें गुड्स या सर्विसेज, हम क्या किए, ऑनरशिप ट्रांसफ़र किए किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे पार्टी को, तो आपका सेल हो गया। तो सेल इज द ट्रांजेक्शन वेयर अ बिजनेस सेल्स गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर। किसको बेचा जाता है? कस्टमर को। कस्टमर को बच्चों डेटर भी कह सकते हो। कस्टमर को क्या कहा जाता है? डेटर भी कहा जाता है। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि जब हम सामान बेचे वापस आ गया, अब सामने वाला का पार्टी रीजन बता रहा है कि डिफेक्ट सामान है, या उसके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में सामान है, या स्टॉक सरप्लस है उसका, तो कुछ भी रीजन से वो क्या कर रहा है, सामान वापस कर दे रहा है। तो हमने बेचा, बिका हुआ सामान वापस आया, उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को बच्चों रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। और परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट, गेन। गेन का मतलब सीधा सीधी समझो बच्चों, एबनॉर्मल प्रॉफिट। देखो ध्यान देना आप लोग, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस ऑपरेशन करने में जो हमने कमाया, जैसे हमने फी लिया मान लो 5 लाख, पूरे 1 साल की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैंने फी लिया 5 लाख, उसमें से मान लो हमने एक्सपेंस करे 1 लाख का, तो 5 लाख लिया, 1 लाख का हमने एक्सपेंस करे, बचा कितना? 4 लाख। तो बच्चों ये अब आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा कोचिंग सेंटर का। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, ये नहीं कि हम अपना कोचिंग का रेवेन्यू बता रहे हैं, बस एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो अदर देन ऑपरेशन हो, मतलब कि जो हमारे कोचिंग ऑपरेशन से, हमारे बिजनेस ऑपरेशन से लेना देना नहीं है। जैसे देखो, मान लो मेरा एसी जो है पुराना हो गया था, और अभी उसका वैल्यू मान लो है 10,000, डिप्रिसिएशन निकाल कर उसका वैल्यू हमने निकाला 10,000, और उसको हम बेच दिया 15,000 में, तो 5,000 एक्स्ट्रा में बेचा ना। इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं एसी बेचने के लिए नहीं, हम तो बच्चों को पढ़ाने के लिए चला रहे हैं। हमारा मेन ऑपरेशन क्या है? तो बच्चों को पढ़ाना और उससे फ़ी लेना। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एसी बेच कर हमने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, अदर देन नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब एब नॉर्मल प्रॉफिट। इसी को गेन कहते हैं बच्चों। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब आपका क्या है? गेन कहलाएगा। और प्रॉफिट किसको कहते हैं? रेवेन्यू में से खर्च को माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। भाउचर क्या होता है बच्चों? भाउचर का मतलब सीधा सीधी, जैसे कि कोई बच्चा मेरे कोचिंग में आया, एडमिशन लिया, तो हमने उसको क्या दिया? एक पे स्लिप बना कर दिया ना। तो मान लो जैसे कि वो 10,000 फ़ी दिया, तो 10,000 फ़ी का हमने क्या किया? पे स्लिप काट कर उसको दे दिया। तो पे स्लिप क्या है? अगर मान लो बाद में बच्चा बोलता है कि सर
हमने फ़ी, या हम बोलते हैं कि तुमने फ़ी नहीं दिया, तो बच्चा दिखा सकता है ना। वो क्या हो गया कि हमारे और उस बच्चे के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो गया उसका प्रमाण है, प्रूफ है, उसी को कहते हैं वाउचर बच्चों। तो अब वाउचर बहुत ज़रूरी है, आप लोग आगे पढ़ोगे जब ऑडिट करना होता है तो ऑडिट में वाउचर का यूज होता है बच्चों। तो वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स यूज्ड टू ऑथराइज एंड सपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज पेमेंट और एक्सपेंस। आजकल सारे काम क्या होते हैं वाउचर में किए जाते हैं, जो भी लेन देन हुआ उसका एक प्रमाण बना दिया जाता है। बैंक में जमा करोगे, कितना जमा किए, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, तो तुमको एक पे स्लिप मिलता है। तो बच्चों क्या हो गया, वाउचर हो गया। तो जो भी लेन देन है उसका प्रमाण बच्चों, इसको कह सकते हो ट्रांजैक्शन का एविडेंस, यानी कि वह डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन के प्रमाण के रूप में काम करता है कि ट्रांजैक्शन आपका हुआ है, वो आपका डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, वाउचर। और ये रिटेन डॉक्यूमेंट होता है बच्चों। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब सीधा समझो, एक सेकंड। डिस्काउंट का मतलब होता है जैसे कि हम किसी को लालच देते हैं। जैसे मान लो हम एक बिजनेस चला रहे हैं और हम कस्टमर को क्या करें, कैसे उसको अच्छा फील कराने के लिए बोल रहे हैं कि 5,000 का प्रोडक्ट है, 60% हम ऑफ कर देंगे। एक तरह से क्या हो गया है कि हम कस्टमर को बता रहे हैं कि सामान 5,000 का है, हम 60% ऑफ करके आपको दे रहे हैं बच्चों, यानी कि प्राइस कम करके दे रहे हैं बच्चों। तो यही डिस्काउंट हो गया, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 5,000 का सामान है, 60% कम करके आपको 2,000 में मिल गया। तो एक्चुअली इससे कम का सामान होगा तब ना कंपनी 2,000 में बेच रही है, क्योंकि 2,000 में बेच रही है, उसमें भी उसका प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर को अच्छा फील हो, कस्टमर को लालच दिया जाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या कह सकते हो सेल को बढ़ाने के लिए एक तरह से इंसेंटिव के रूप में यूज़ किया जाता है डिस्काउंट, ठीक है बच्चों। कह सकते हो कस्टमर को रिवार्ड दिया जाता है, खरीदोगे तो आपको बोला जा रहा है, कस्टमर को बोला जा रहा है कि भैया 5,000 का सामान है, 60% आपको रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है, यानी कि 3,000 रुपये कम में आपको सामान मिल रहा है। तो बेसिकली सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए कस्टमर को लालच दिया जाता है, कस्टमर को अच्छा फील हो, इसके लिए डिस्काउंट यूज किया जाता है। पढ़ोगे बच्चों बिजनेस स्टडीज़ में, सेल्स प्रमोशन में, क्लास 12th में। डिस्काउंट बच्चों 3 टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बच्चों इनवॉइस प्राइस पे लगाया जाता है, या जो लिस्ट प्राइस होता है ना, जैसे कि मान लो कोई सामान का लिस्ट प्राइस है 10,000 और 10% है ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया गया, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 9,000। तो आपको सामान कितना में मिल गया, 9,000 मिल गया। और बच्चों एक बात याद रखना, जब भी आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, जब नई एंट्री बनाओ तो कितना में रिकॉर्ड करोगे, 9,000 में रिकॉर्ड करोगे, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं करता है। जब आप जर्नल बनाओगे तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं करता है। तो जनरली क्या होता है, सप्लायर से ट्रेड डिस्काउंट मिलता है बच्चों। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी पार्टी से, जैसे मान लो मोहन ले लो, अब मोहन से हमको 10,000 रुपये कलेक्ट करने हैं और इसने टाइम दे रखा है 3 मंथ्स। मेरा पैसा है 10,000 मोहन के पास, अब मोहन ने क्या बोला है कि 3 महीने में हम आपको पैसा देंगे। तो हम 3 महीने तक तो इसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमको मान लो आज पैसे की ज़रूरत आन पड़ी, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इससे कलेक्ट करने के लिए, इससे हम ज़बरदस्ती नहीं ले सकते भैया, क्योंकि हमारा कंडीशन ही है 3 महीने हमने खुद उसको टाइम दे रखा है। तो आज हम कैसे उससे कलेक्ट करेंगे, तो आज हम उसको डिस्काउंट देंगे, बोलेंगे कि भाई साहब मोहन जी आप क्या कीजिए 500 डिस्काउंट ले लीजिए, अगर आज पेमेंट करते हैं, अगर आज आप पेमेंट करेंगे तो 9,500 आपको देना पड़ेगा। तो मोहन भी सोचेगा ना, अगर हम 3 महीने के बाद देंगे तो हमको 10,000 देना पड़ रहा है, हमको बैठे बैठे 500 का क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो हो सकता है कि मोहन आज ही पेमेंट कर दे। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट करने में इनकरेज किया जाता है कस्टमर को या सप्लायर को, या आपका हो गया कैश डिस्काउंट, ठीक है बच्चों। एक होता है सीजनल डिस्काउंट, होता है ना, जैसे धनतेरस के टाइम में, या कभी कभी क्या होता है कि कोई सीजन होता है, उस सीजन में क्या होता है, बहुत सारा कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देती है। तो कोई स्पेशल टाइम में दिया गया डिस्काउंट सीजनल डिस्काउंट होता है बच्चों।
तो डिस्काउंट बेसिकली आपका दो तरह के इम्पोर्टेंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, यानी कि जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसे हिंदी में तो पता ही होगा बच्चों, लेन देन, लेकिन इसको अच्छे से डिफाइन कैसे करोगे? तो ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस का एक्टिविटी, बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रहा हो, जैसे सामान खरीदना, सामान बेचना, खर्च किए, रेवेन्यू आया, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और इसको अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों। और जितने भी दो या दो से अधिक पर्सन में एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है बच्चों एंटिटी। एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो रिलायंस कंपनी ले लो तो बच्चों ये एंटिटी हो गया, टाटा कंपनी ले लो या टाटा ग्रुप ले लो, एंटिटी हो गया बच्चों। तो एंटिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो एंटिटी मतलब इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, इन्वॉल्व हो। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। ये हमारा पूरा चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्लास 11 का कंप्लीट हो गया। लेकिन बच्चों जो थ्योरी नॉलेज चाहते हैं, बेसिक टर्म के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर है। आप लोग इसको देखोगे आपको नॉलेज मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे बच्चों। आप लोग अपने ग्रुप दोस्त यार में शेयर कर सकते हो लेक्चर को, लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।